हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 3 में ही मैट्रिक्स में कुछ गुणधर्म फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग कल के क्लास में 3.2 तक पूरा क्वेश्चन सहित एक्सरसाइज हो, चाहे एग्जाम्पल हो या फिर आपका क्या कहते हैं, जो भी गुणधर्म हो, जो भी डिटेल्स हो, वो सारे चीज़ ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग सभी वीडियो को अच्छा से देखिए, बिना स्पीड किए। बिल्कुल आज जो क्लास होने वाला है वो बिल्कुल साधारण सा होने वाला है, और होगा तो कुछ एग्जाम्पल भी कर लेंगे। अगर नहीं हो सका तो एक एग्जाम इस सिर्फ आज के क्लास में सिर्फ आपको लेक्चर देखने को मिलेगा, समझाने की बात जो कि आप लोग को समझना है, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फिर क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट्स और एक लाइक कर दिया कीजिए, और अगर नए बच्चे आते हैं चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज का क्लास में अवयव का परावर्त। बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी। जितना हम लोग ईजी क्वेश्चन पढ़ रहे, जितना आसान से पढ़ रहे, उसी तरह से इसको भी जानेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मीन्स अवयव का परावर्त। देखिए, सबसे पहले हम इसको समझने का काम करेंगे। कैसे समझेंगे कि ये अवयव परावर्त होगा, या अगर क्वेश्चन हमको दे दिया कोई तरह से तो उसका क्या, अगर परावर्त निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसका कोई डेफिनेशन ज़्यादा है नहीं। हम लोग इस चीज़ को जस्ट एक अवयव को हम लोग परावर्त निकाल के देख लेंगे, वही आपका परावर्त होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल ही समझिए। मान लीजिए ए कोई आपका क्या है, अवयव 2 4 6 8। ठीक है, इसका कहता का परावर्त, अगर परावर्त निकालिएगा तो परावर्त का जो सिंबल होता है वह होता है ए पर डैश। ठीक है, बराबर इसका परावर्त निकालिएगा तो जो आर आपने लिखे हैं R1 R2, वह चीज आपको C1 में लिख देना है और C2 में लिख देना है। ठीक है, बस सिर्फ उल्टा। देखिए कैसे, तो R2 6 लिखा है तो इसको क्या करिए, कॉलम में लिख लीजिए 2 6, और R2 में लिखा है 2 8 तो आप कॉलम सेकेंड में लिख दीजिए 4 8। यही आपका क्या हो गया, परावर्त हो गया। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बी नाम का कोई अवयव है, 2 4 8 6 0 5 8 9 7। ये आपका क्या हो गया, एक अवयव है। इसका आपको क्या कह रहा है, परावर्त निकालने के लिए। परावर्त अगर ज्ञात करने के लिए कहा, यानी कि ए डैश ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो आप लोग क्या करिएगा, इसका परावर्त निकालने के लिए जो R1 में लिखा है वह C1 में हो जाएगा, जो R2 में लिखा हुआ C2 में हो जाएगा, जो R3 में लिखा है वह C3 में हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा भाई, 2 6 8, तो ये हो जाएगा 2 6 8 हो गया। फिर 4 0 9 लिखा है ऐसे R1 में, R2 में, तो ये हम C2 में लिख देंगे, 4 0 9 हो गया। अब लिखा है R3 यानी कि रॉ में लिखा है 8 5 7, तो हम क्या करेंगे, कॉलम 3 में 8 5 और क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। यही आपका क्या हो गया, परावर्त हो गया। एक और उदाहरण से देखते भाई, एक और उदाहरण देखिए। जैसे कि मान लीजिए सी नाम का कोई अवयव है, 2 3 5 4 6 8 ऐसे लिखा है। इसका क्या कहता, परावर्त लिखने, परावर्त यानी कि सी डैश लिखने, सी डैश लिखने। यहाँ पे बी होना चाहिए था, बी का परावर्त निकाल रहे थे तो, और ये आपका क्या है, सी का है, तो सी का परावर्त निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए आसान से, 2 4 लिखा है तो 2 2 4 हो गया। फिर 3 6 लिखा है तो 3 6 ऐसे करके, फिर 5 और 8 लिखा है तो आप 5 8 ऐसे करके लिख दीजिए। यानी कि जब परावर्त आप लिखेंगे, अगर आपको वर्ग अवयव नहीं है तो उसका कोटि भी चेंज होता है। यहाँ पे नोट में आपको लिख देते हैं भाई,
यदि आव्यूह यदि वर्ग आव्यूह ना ऐसा लिखते हैं, यदि नोट में यदि वर्ग आव्यूह नहीं हो तो परावर्त ज्ञात करने में कोटि में परिवर्तन हो जाता है। कोटि में परिवर्तन क्या होता है? कोटि में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि यहीं पे देखिए आप, हम सी का परावर्त लिख रहे थे, तो सी का परावर्त क्या है? 1 2 3, 3 गुना 2 के रूप में है। लेकिन हम जब लिखें इसका परावर्त तो ये क्या बन गया? 2 गुना 3 का बन गया। देखिए क्या चेंज है? 3 2 और 2 3, क्या चेंज हो गया कि नहीं? तो ये हो गए परावर्त लिखने के नियम। आप लोग आसान से, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया होगा। परावर्त कैसे लिखते हैं? जो R1 में है वही बात हम क्या करते हैं, यहाँ पे C1 में लिख देते हैं। जो यहाँ R1 है वो C1 बन जाता है, जो R2 है वह C2 बन जाएगा, जो R3 है वह C3 बन जाएगा। बस यही ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पूछता है और तो ये आपके हो गए हल्का, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट इसका पढ़ लेते हैं भाई, परावर्त के गुणधर्म। आव्यूह के परावर्त का गुणधर्म यानी कि नियम क्या नियम रहने वाला है? तो 1 नंबर में नियम है, 1 नंबर का नियम है कि यदि किसी आव्यूह के परावर्त का परावर्त कर दिया जाए तो पूर्व आव्यूह ही प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई मेरे पास एक ए नाम का आव्यूह था, उसका परावर्त को फिर से परावर्त कर दिया जाए तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? जो क्वेश्चन था वही आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए क्या है गुणधर्म में। सेकेंड नंबर में यह है कि यदि कोई अचर संख्या के साथ में किसी आव्यूह का परावर्त ज्ञात किया जाए तो उसका जो परावर्त निकलेगा वह इनटू में के और ए पे परावर्त निकल जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया क्लियर। और तीसरा नंबर कहता है गुणधर्म में ही, तीसरा नंबर में यह है कि यदि हम 2 आव्यूह का योग करके अगर परावर्त ज्ञात करें तो हमें जो प्राप्त होगा वह ए परावर्त प्लस बी परावर्त प्राप्त होगा। और चौथा नंबर आपका है बहुत सिंपल, जो गुणा में है कि यदि मेरे पास ए इंटू बी का परावर्त ज्ञात कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू आने वाला है वह आप बी परावर्त इंटू ए परावर्त भी हो सकता है। 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। क्लियर है भाई? आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और आसान से वीडियो देखिए, मैंने सिंपल साधारण सा बिना स्पीड किए वीडियो को देखिए तो फिर आप लोग को फायदा होने वाला है भाई। जरूर फायदा होगा, ऑब्जेक्टिव में फायदा होगा, सब्जेक्टिव में फायदा होगा। यही सब के अभी हम लोग जब अध्याय यानी कि एक्सरसाइज 3.3 पे चलेंगे तो उसमें आप लोग को यही सब चीज़ करना पड़ेगा और इसी सब चीज़ के बदौलत आप लोग आगे चल पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है भाई, अगर अच्छा समझ में आ रहा हो तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, ठीक है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा चीज पढ़ते हैं इसी में। अब हम लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र और विषम सम्मिश्र आव्यूह, ठीक है, यानी कि सिमेटिक्स एंड सेमेटिक्स मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह। देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं कि यदि कोई वर्ग आव्यूह ए का परावर्त यानी कि ए पर डैश अगर ए ही प्राप्त होता है तो वह सम्मिश्र आव्यूह कहलाता है, यानी कि ए डैश बराबर ए, ये लिखा है ए डैश बराबर ए, यहाँ पे है ना। यदि किसी आव्यूह का कोई ए नाम का आव्यूह है
उसका हम परावर्त निकालने के बाद हमको ए ही प्राप्त हो जाए तो वह क्या कहलाएगा, सम्मिश्र आव्यूह कहलाएगा। और दूसरा विषम सम्मित आव्यूह, यदि कोई भी वर्ग आव्यूह, वो भी वर्ग आव्यूह ये भी वर्ग आव्यूह, यदि कोई भी वर्ग आव्यूह विषम सम्मित आव्यूह तब कहलाएगा जब ए का परावर्त माइनस ए प्राप्त हो, तो वह क्या कहलाएगा, विषम सम्मित आव्यूह। यानी कि कोई ए का हम क्या निकालेंगे, परावर्त निकालेंगे, निकालने के बाद अगर हमें पुनः माइनस में ए प्राप्त हो जाए तो हम क्या कहेंगे, उसे विषम सम्मित आव्यूह कहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अगर यहाँ तक क्लियर है भाई, तो हम लोग इसका उदाहरण देख लेते कैसे होगा। तो आइए देख लेते हैं, उदाहरण से इसको समझेंगे। सबसे पहले सम्मिश्र का उदाहरण देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई ए नाम का अपने पास में आव्यूह है ना, 1 2 3 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ये कोई क्या है अपना पास में आव्यूह है। इस आव्यूह का हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है, सम्मिश्र निकाल यानी कि हमें परावर्त निकालना है। अगर परावर्त निकालेंगे, इसका परावर्त निकालेंगे, यदि हमें जो निकालेंगे परावर्त अगर वह दोनों मैच यानी कि दोनों बिल्कुल बराबर मिल गया तो हम ऐसे आव्यूह को ही क्या कहते हैं, सम्मिश्र आव्यूह कहते हैं। चलिए इसका परावर्त निकालिए, ए 2 3 है तो हम इस लाइन में लिखेंगे कॉलम 1 2 3। अब रो 2 को 2 3 4 तो 2 3 4। अब 3 को लिखेंगे और रो 3 को कॉलम 3 में, तो ये हो जाएगा 3 4 5। ये है 3 गुना 3 कोटि का, ये है 3 गुना 3 कोटि। बताइए इस दोनों में आपको क्या डिफरेंट लग रहा है? कोई डिफरेंट लग रहा है? अब बराबर इसका नाम ए दे दीजिए। तो ऐसे प्रकार के आव्यूह का जब हम यानी कि परावर्त ज्ञात करते हैं तो पुनः हिसाब ही हमें प्राप्त हो जाए तो इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहेंगे, सम्मिश्र कहेंगे। आइए एक आध और देख लीजिए भाई, एक और देखिए यहाँ पे है ना, बी नाम का कोई आव्यूह लेते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक से ही है पूरे सभी चीज है ना। अगर बी नाम का कोई आव्यूह है तो इसका देखिए कैसे लिखेंगे, रूट 3 2 3 2 माइनस 1 1 3 1 5 3 1 और यहाँ पे 5। ठीक है, आपने ये 3 गुना 3 कोटि का आव्यूह ले लिए। अब इसका क्या लिखना है, आपको परावर्त लिखना है। तो परावर्त लिखिए बी डैश बराबर रूट 3 2 3 रूट 3 2 3। अब इसका 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1। अब ये 3 1 5 3 1 5 ये निकल गया। अब बराबर में ये बी ही होगी। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? अगर बराबर है तो आप कहेंगे कि यह सम्मिश्र आव्यूह है, अगर नहीं है तो कहेंगे कि नहीं है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तो अगर आपको सम्मिश्र ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, अगर जान पहचानने के लिए कह दिया जाए, तो अगर हम ए का परावर्त ज्ञात करते हैं और जो परावर्त हमने ज्ञात किया वह परावर्त ए के जैसा ही हूबहू मिले, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें आप छोटा सा बात के रूप में कह सकते हैं, इतना बड़ा ना जानते हुए आद अगर आपको करना है छोटा सा, तो आप इसको कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं कि ए का परावर्त ए हो, ए का परावर्त, ए का परावर्त यानी कि ए डैश बराबर ए हो तो वह सम्मिश्र है। सम्मिश्र कहते हैं सम्मित आव्यूह, सम्मित आव्यूह है। क्लियर है, आप ये छोटा सा बात तो देखिए। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब चलिए हम लोग चलते हैं
विषम सममिताव्यु पे। विषम सममिताव्यु का क्या है रूल्स कि यदि कोई वर्गाव्यु विषम सममित तब कहलावेगा जब ए का परावर्त, जब ज्ञात करेंगे ए का परावर्त, तो वह ए का परावर्त जो होगा वह माइनस ए निकल जाएगा, तो हम कह सकते हैं उसे क्या, विषम सममिताव्यु कह सकते हैं। यानी कि ए डैश बराबर माइनस ए प्राप्त हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, विषम सममिताव्यु कहेंगे। ठीक है, एक सेकंड। तो समझ गए, विषम सममिताव्यु यदि कोई भी वर्गाव्यु विषम सममिताव्यु तब कहलाता है जब ए का परावर्त ज्ञात करिएगा तो वह जो ए होगा वह माइनस में प्राप्त हो जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं, विषम सममिताव्यु कहते हैं। यानी कि ए डैश का वैल्यू जो है माइनस ए प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, विषम सममित। एग्जाम्पल के रूप में एक समझ लीजिए, देखिए भाई आराम से हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ए नाम का कोई मैट्रिक्स है ना, तो क्या है मैट्रिक्स में 0 - 2 3, 0 - 2 3 हो गया। और अच्छे से, चूंकि बुक से ही देख के लिखना सही रहता है, नहीं तो फिर गड़बड़ होने की चांस भी। 0 - 4, फिर -3 4 0, ये आपके एक मैट्रिक्स है ना। इसका क्या करिए, परावर्त याद कीजिए। इसका क्या करना है भाई, परावर्त याद कर लीजिए। परावर्त याद कर रहे इसका, तो इसका परावर्त याद करिएगा तो ये कैसे होगा, 0 2 - 3, तो ये हो जाएगा 0 2 - 3, इधर से इधर -2 0 4, और ये 3 -4, और ये हो गया 0। अब ये तो हो गया, आपने निकाल तो दिए, ये चीज निकाल दिए, लेकिन अभी तक इसका वैल्यू मैंने -1 रूप में नहीं आया था। हम क्या करते हैं, इसका टोटल का टोटल हम कॉमन 1 ले लेते हैं। सबसे हम क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेते हैं। देखिए -1 अगर हम कॉमन ले लें, इससे -1 कॉमन ले लें तो ये तो 0 रहेगा, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2, ये 0 रहेगा, ये बनेगा -4, ये बनेगा -3, ये बनेगा 4, ये बन जाएगा 0। अब आप खुद बताइए, देखिए ए जो था, यानी कि ये तब बन गया क्या चीज, -a बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, -a। ए आव्यू था, उसका जो आंसर निकल गया -a। यहाँ देखिए 0 - 2 3, 0 - 2 3, 2 0 - 4, 2 0 - 4 -3 4 0 -3 4 0। बस क्या हुआ, आगे में माइनस है, यानी कि ए एक के साथ माइनस रहे, चाहे कुछ भी एक साथ। तो ये पूरा मान किसका है, ये जो आपके पास ये मान है, ये और ये दोनों बराबर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे यस सर बराबर है। लेकिन बराबर होने के नाते से, लेकिन एक्स्ट्रा एक चीज इसमें क्या है, माइनस आ गया, माइनस आ गया। अगर यह माइनस आप इस पे इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा मान ए का, तो माइनस गुना ए करिएगा तो -a तो होएगा ही ना, हो गया -a। तो यही था आपको समिश्र यानी कि विषम सममित आव्यूह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो ये आपका क्लियर हो जाता है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़े। अगर हम छोटा सा बात अगर यहाँ पे लिख दें आपको, जैसे कि ऊपर में लिखे थे, तो यहाँ पे देखिए, यानी कि हम जो कह सकते हैं कि ए का परावर्त ए डैश बराबर -a प्राप्त हो तो वह विषम सममित आव्यूह है। छोटा सा बात आप लोग याद रखिए, ये छोटी सी बात। ठीक है, तो वह विषम सममित आव्यूह हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो ठीक है।
चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा चीज, इसी जगह पे हम लोग जानेंगे कुछ इसका प्रमेय भी है, कैसे प्रमेय है उस प्रमेय को भी हम लोग पढ़ के खत्म कर लेते, ठीक है। आइए उसे भी जानते हैं। अब देखिए प्रमेय क्या कर रहा है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है तथा ए माइनस ए डैश एक क्या है, विषम सममित अवयव है। इस चीज को हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं, ठीक है। कैसे ये विषम सममित है, इसने जो कहा क्या सत्यापित कर सकते हैं, सत्यापित करके ही देखेंगे, काहे कि ये चीज सत्यापित करने योग्य भी है। तो कैसे सत्यापित होगा भाई, देखिए मान लीजिए कि कोई अवयव अपने पास में है ना, माना b बराबर a प्लस ए डैश है, ठीक है। क्या मान लिए, b बराबर a प्लस ए डैश है। अपना पास ये हो गया। अगर हम b का परावर्त करेंगे तो इसका भी परावर्त होगा, तो a प्लस ए डैश का परावर्त हो गया बराबर। अगर हम इसको नियम से करेंगे तो इस पे परावर्त है, तो हम लोग पढ़े थे प्लस वाला में ए प्लस बी का परावर्तन करेंगे तो ये बनेगा ए परावर्त प्लस ए डैश का परावर्त। गुणधर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, ए प्लस बी का अगर परावर्त है तो ये ए डैश प्लस बी डैश होगा ही होगा, क्लियर है। और दूसरा बात, यहाँ पे भी एक चीज पढ़े थे, यानी कि ए डैश प्लस इसका मान ए होगा, क्योंकि हम लोग ये भी पढ़े थे कि ए डैश पर डैश करके मान निकलेगा तो ये भी होता है, तो इसका भी ये हो गया। अतः इसको एटिंग प्लास करके क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश, यानी कि यह जो है किसका मान बराबर हो गया, यह जो निकल गया, यह क्या निकल गया, बी निकल गया। अगर यह बी निकल गया तो बी अगर निकल गया तो हम कह सकते हैं, इसलिए बी डैश बराबर बी। यही था ना कि यदि किसी ए अवयव ए का परावर्त किया जाए तो हमें ए ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे भी बी का परावर्त किया गया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, बी। अतः बी एक सममित अवयव है कह सकते हैं। इसलिए ए प्लस ए डैश भी सममित अवयव है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अरे सिंपल सी बात, अभी थोड़ा देर पहले से थ्योरी हमने पढ़ा था इस चीज को, क्या कि यदि हमको ए डैश मतलब ए का परावर्त अगर ए ही प्राप्त होता है तो वह सममित होता है। तो यहाँ पे भी हमने प्रूफ करके दिखा दिए, b बराबर इतना था, कह रहा था इतना सममित है, दिखाने के लिए माना b बराबर इतना है तो इसका परावर्त किया तो इस पे भी परावर्त चढ़ गया। अब हम रूल्स पे चलेंगे, गुणधर्म पे। अगर a प्लस बी पर परावर्त लगता है तो उसका वैल्यू जो होता है जोड़ में वो भी इस रूप में हो जाता है। यहाँ पे देखिए हो गया। तीसरा नंबर, अब ये इसका तो ये मान हो गया और इसका ये मान, क्योंकि यहाँ पे ये लग रहा, इसका भी गुणधर्म यहाँ पे। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अब हम दूसरा देखें। दूसरा क्या कहता है भाई, दूसरा में कहता है, मान लीजिए इस पे भी मानते हैं, माना कोई अवयव सी है और ए माइनस ए डैश है, ठीक है। अगर हम इसका परावर्त करें सी का तो इस पे भी परावर्त चढ़ेगा, परावर्त चढ़ गया। अब इसका चलिए मान निकालना स्टार्ट कीजिए। ए पे परावर्त चढ़ गया तो ए माइनस ए पे डैश हो गया, ठीक है, बराबर ए का डैश ए डैश रहेगा माइनस इसका मान ये हो गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पलट देते हैं। पलट देते कैसे, माइनस ए प्लस ए डैश। अगर हम इसका माइनस एलसीएम ले लें, मतलब माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा ए माइनस ए डैश, ये बन गया। यानी कि माइनस ये किसका वैल्यू, ये सी का वैल्यू, ये सी प्राप्त हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं सी डैश बराबर माइनस सी
अतः C एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, A माइनस ए डैश भी क्या है, विषम सममित आव्यूह है। क्या क्लियर है भाई? देख लीजिए, सोल्व करके आपको दिखा रहे, भाई प्रूव करके दिखा रहे, तो कैसे होगा, तो ये सब चीज आपको हिसाब में जब मिलेगा तो आप लोग को खुद से करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? या नहीं दिक्कत है तो हम लोग चलिए प्रमेय संख्या सेकेंड पेपर लेते हैं। वैसे ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, ये चीज़ पढ़ के हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उदाहरण पढ़ लेंगे। ठीक है, जो भी उदाहरण इसमें होगा उदाहरण पढ़ लेंगे, होगा तो क्वेश्चन भी बना लेंगे। लेकिन आज ये थ्योरी जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं भाई प्रमेय सेकेंड पढ़ लेते हैं। ठीक, देखिए क्या कहता है प्रमेय सेकेंड में, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या ये सही बात है कि यदि कोई वर्ग आव्यूह के सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह है तो उसके योग को हम योग के रूप में उसे व्यक्त कर सकते हैं? तो देखिए भाई कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए मानते हैं, उत्पत्ति है ना, माना ए एक क्या है, वर्ग आव्यूह है। क्या है, वर्ग आव्यूह है। ए एक वर्ग आव्यूह है। तो ए बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस 1/2 ए। आप कहेंगे सर कि ये कैसे लिख सकते हैं, तो आइए हम दिखा देते हैं आपको ये कैसे लिख सकते हैं। ए बराबर 1/2 ए प्लस 1/2 ए लिखे हैं, तो इसका मतलब हुआ a/2 प्लस a/2। 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 का में a प्लस a हो गया, 2a/2 कट गया, बराबर में क्या आ गया, a। तो इसलिए हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, a को इस रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दिए। अब अगर इसको हम लिख दिए तो एक बार क्या करेंगे, इस चीज को लिखने के बाद हम इस चीज को 1/2 ए में एक बार 1/2 ए डैश कर लेंगे और प्लस एक बार 1/2 में माइनस 1/2 ए डैश कर लेंगे। ठीक है, कर लिए। यहाँ से इस दोनों को क्या करते हैं भाई, कॉमन ले लेते हैं 1/2। तो यहाँ पे ए प्लस ए डैश और प्लस इससे भी 1/2, तो यहाँ पे हो जाता है ए माइनस ए डैश। मैंने यही चीज़ आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले प्रमेय संख्या सेकेंड में यानी प्रमेय संख्या फर्स्ट में बताया। तो ए प्लस ए डैश को क्या कहते हैं, सममित, यानी कि सममित आव्यूह, सममित आव्यूह कहते हैं। ऐसा योग के रूप में लिखा जा सकता है। और इस चीज को आपने लिखे थे अभी कुछ देर पहले ही, विषम सममित आव्यूह आपने लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो लिखे थे। तो ये चीज हो गया, इस रूप में हम लिखेंगे। जब भी ऐसा योग के रूप में दिया जाएगा तो उस 2 डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस में ए डैश लिख देंगे, या बी रहेगा या फिर सी रहेगा कुछ भी, और एक बार माइनस में लिख देंगे। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम लोग आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। कल के क्लास में हम लोग जितना भी इसमें उदाहरण होगा वो बनाएंगे, और क्वेश्चन भी अगर टाइम मिलता है, ज़्यादा उदाहरण नहीं होगा तो क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय एंड थैंक यू।